Good morning, student. Myself Mukesh Kumar. Today we will discuss chapter number 15, that is improvement in food resources. क्लास 9th साइंस में रहेगा ये, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम cereals, pulses, fruits एंड वेजिटेबल्स. कि हमें cereals, pulses, फ्रूट्स, वेजिटेबल से क्या क्या चीज़ें मिलती है. मीन्स यहाँ पे एनर्जी, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की बात है. सो हम आंसर रहेगा द थिंग्स वी गेट फ्रॉम cereals, pulses, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एज फॉलो. फर्स्ट पॉइंट रहेगा cereals से हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है. तो cereals की कैटेगरी के अंदर आपके रहेंगे वीट, राइस, मेज एट्सेट्रा. और ये सारे के सारे हमारे रहते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट, these are the source of carbohydrate that provide us energy. Next one is pulses. pulses के अंदर अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पी, ग्राम यानी चने, सोयाबीन, मटर, ये हमारे रहेंगे प्रोटीन के. ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए, तो प्रोवाइड अस विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. तो वेजिटेबल और फ्रूट वो लगभग हमें सारे के सारे जो विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कंप्लीट करते हैं. और अगर हम cereals की बात करते हैं तो ओनली कार्बोहाइड्रेट रहेगा, और अगर पल्सेस की बात करते हैं तो प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन. कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है क्या हमारे, ठीक है. तो बायोटिक रहेंगे हमारे जैसे लिविंग बींग से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारी फसल के अंदर, क्रॉप को भी नुकसान करते हैं, ठीक है, वो हमारे बायोटिक में आ जाएंगे. इसके अलावा एबायोटिक के अंदर जितने भी लिविंग बींग से हट के जो पार्टिकल्स रहेंगे हमारे, जैसे नेचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फ्लड हो जाएगा, ड्रॉट, सूखापन आ जाता है, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनसे जो नुकसान रहेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं एबायोटिक के अंदर. ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं. फैक्टर विच अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, और वो रहेंगे हमारे बायोटिक फैक्टर विच कोज लॉस ऑफ ग्रेन. यानी कि बायोटिक के अंदर लिविंग बींग्स के कौन कौन से रहेंगे, वो हमारे रोडेंट्स जैसे रेट्स, चूहे वगैरह हो जाते हैं. पेस्ट, बिल्कुल छोटे पार्ट जो हमारे लिविंग बींग्स रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके अलावा इंसेक्ट यानी कीड़े. और एबायोटिक फैक्टर रहेंगे जैसे नेचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर या तो ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी हमारे क्रॉप को नुकसान रहेगा, अगर टेम्परेचर हमारा लो रहता है तो भी नुकसान रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटी, हाउ मच मॉइस्चर आर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. और इसके अलावा मॉइस्चर, दोनों ये हमारे इंटर रिलेटेड रहेंगे इसमें. अगर बात करते हैं बोथ बायोटिक और एबायोटिक की, तो हमारे इफ़ेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं. ये तो थे हमारे बायोटिक पार्टीशंस कि बायोटिक के अंदर कौन कौन से प्रोसेस रहेगी, एबायोटिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल जो नुकसान करने का काम करें यहाँ पे, और होंगे क्या वो, ठीक है. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लॉस, यानी कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का जो वेट रहेगा वो लॉस हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लॉस. ओके, सेकेंड वन रहेगा इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट की जो नुकसान है वो बढ़ जाएगा, वो इन्फेस्ट करेंगे हमारी क्रॉप को, वो भी सबसे मेन पॉइंट रहेगा. उसके अंदर होल करेंगे, उनको खाए, ठीक है. नेक्स्ट पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी, यानी कि एक अगर बात करते हैं कि कोई भी जो सीड्स रहेंगे उनकी जर्मिनेशन एबिलिटी होती है जैसे 95-96%, यानी कि अगर हम 100 सीड्स का यूटिलाइज करते हैं तो आउट ऑफ 100 कितने परसेंट तक सीड्स हमारे कंप्लीट जर्मिनेट होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 सीड्स डालते हैं, ठीक है, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें से 96-97 वो उस पर रेट लिखा होता है. ओके स्टूडेंट, तो वो हमारा पुअर हो जाएगा, यानी कि जो 96 था, अगर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर काम करते हैं तो वो काफ़ी लो लेवल पे आ जाता है, जैसे वो 80-70 इस टाइप से. ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्कलरेशन. डिस्कलरेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि उनके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर धब्बे हो जाएंगे, जो हमारी जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन रेट पे धब्बों का इफेक्ट नहीं बल्कि कॉस्ट रेट पे आ जाएगा वो फिर.
तो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। कि एग्रोनॉमिक यानी कि हमारी जो पॉजिटिव जो करेक्टरिस्टिक होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, जो एग्रीकल्चर में हम यूटिलाइज करते हैं, वो कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं और कौन कौन सी करना चाहिए हमें। ओके, सो आंसर इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फॉडर क्रॉप। अगर बात करते हैं फॉडर क्रॉप यानी कि अगर चारे की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास रहता है कि उस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले चारे के अंदर, और वो सिर्फ पॉसिबल रहेगा टालनेस। ओके, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी, मोर हाइट मोर फॉडर। ओके, नेक्स्ट वन ब्रांचेज, जितने ज़्यादा ब्रांचेज वो फैलते हैं उसके, ब्रांचेज जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी उतना ही हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फॉडर इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस होता है हाइट कम होना, मीन्स बोना। ओके, सेकेंड वन इज ड्वार्फनेस यानी कि हाइट कम होना। सो दैट फ्यूअर न्यूट्रिशंस आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप। अगर ड्वार्फनेस यानी कि कम हाइट के प्लांट्स मिलते हैं हमें, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि उन प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो प्रॉपर नहीं मिल पाई है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा टालनेस और ब्रांचिंग यानी कि हाइट और ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, और सेकेंड वन ड्राफ्टनेस ना हो यानी कि बोनापन। हाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ फॉडर कैन बी मैक्सिमाइज एंड इम्प्रूव इन फॉडर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज What are the macronutrients? Macronutrients क्या होते हैं? Why are they called macronutrients? यहाँ पे जो macro वर्ड है उसका मीनिंग क्या रहेगा? हायर, और माइक्रो का मतलब होता है लोअर लेवल, यानी कि स्मॉल पर्पज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल और मैक्रो लार्ज। तो स्टूडेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे जो मैन्योर फर्टिलाइजर के थ्रू हम प्लांट्स के अंदर डालते हैं, विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन मेजर क्वांटिटी। ओके, मैक्रो यानी कि मेजर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं हम, मैक्रो मीन्स मेजर, और माइक्रो हमारा माइनर के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज माइक्रो, दैट इज माइनर क्वांटिटी, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है और हमें उनको काफ़ी टाइम के बाद में अगर डालते हैं तो भी रिक्वायरमेंट हो, और मैक्रो वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एक टाइम के बाद में ज़रूरी हो जाता है, इट इज नेसेसरी टू रिक्वायर्ड। सो स्टूडेंट अगर बात करते हैं इसमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट जिन्होंने मेजर क्वांटिटी, नेक्स्ट वन इज जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, विच आर फाउंड इन प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन वाले पौधे होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, कैल्शियम इज फाउंड इन सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम इज ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम मिलेगा हमें क्लोरोफिल के अंदर। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे गेन करते हैं। सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे कि सॉइल हमारा मेन पार्ट रहता है जहाँ से प्लांट्स रूट के थ्रू, ठीक है, रूट्स के थ्रू वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सारे पार्टिकल्स को जो इसेंशियल रहते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं और उनको स्टेम के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ के पास सेंड कर दिया जाता है। ओके, और उसके बाद में लीफ के अंदर इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर ग्रीन प्लांट होते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खाना रेडी करते हैं और बाद में वही फूड वापस एनी नोड्स के थ्रू कंप्लीट प्लांट्स के पास सेंड कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो प्लांट अब्जॉर्ब द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट बाय द रूट्स, द वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट इज ट्रांसपोर्ट बाय द जाइलम टिश्यूज़, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। जो वाटर की अगर बात करते हैं तो वो जाइलम से, और फूड जो हमारे लीफ के बनने के बाद जो फूड ट्रांसफ़र किया जाएगा वो फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू। नेक्स्ट वन इज कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी।
सॉइल फर्टिलिटी क्या रहेगी कि हाउ मच सॉइल इज फर्टाइल, दैट इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी। मोर सॉइल फर्टिलिटी मोर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो हमें कंपेयर करना है यहाँ पे मेन्योर और फर्टिलाइज़र के अंदर कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में कौन बेटर है और किस वे में रहेगा। यूज़ ऑफ मेन्योर इन मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी, फर्स्ट पॉइंट रहेगा मेन्योर के थ्रू, दैट इज़ मेन्योर आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग जो पार्ट्स, प्लांट्स के जो पार्ट्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो जब सॉइल के ऊपर जब डेड कंडीशन के होते हैं तो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे प्लांट्स के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करते हैं और उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। उसको हमने नेम दिया ह्यूमस का, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे। नेक्स्ट, ह्यूमस हेल्प टू रिस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की जो रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ेगी सैंडी सॉइल की, क्योंकि वो उसको पोरस बना देता है, ठीक है, हॉलो। एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल, अगर हमारे पास ह्यूमस क्लेई सॉइल के अंदर होता है तो भी वाटर ड्रेन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन इज मैन्योर आर द सोर्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सॉइल के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनका फ्रेंडली मैनर्स काम करते हैं ये, ठीक है। मैन्योर कोई नुकसान नहीं करेगा, नॉट डैमेज, कोई डैमेज नहीं करता, कोई हार्म नहीं करता है हमारे बैक्टीरियाज को, ठीक है। नेक्स्ट वन रहेगा यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की तो वो कितना इफेक्टिव रहता है और क्या क्या नुकसान करेगा, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, ओके। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र कोज द ड्राइनेस ऑफ सॉइल। एक्सेस का मीनिंग यहाँ पे अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं फर्टिलाइज़र का तो वो ड्राइनेस यानी कि सूखापन और सॉइल एरोजन इंक्रीज हो जाएगा हमारा। सूखापन आने का मतलब उस जो सैंड के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो सॉइल एरोजन को इंक्रीज कर देते हैं। कंटिन्यू यूज ऑफ फर्टिलाइज़र डिक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, या फिर हम बात करें जो हमारे सॉइल फ्रेंडली जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पॉजिटिव काम करते हैं, ये उनको भी इफेक्ट डालता है, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट कंडीशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है, ओके। यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड्स, कि एक फार्मर है जो हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ करता है बट डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन, इरीगेशन नहीं करता, एंड यूज फर्टिलाइज़र, कोई फर्टिलाइज़र का यूटिलाइज नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि सीड्स की क्वालिटी वेरी हाई बट विदाउट इरीगेशन। सेकेंड वन इज फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड्स, जो उसका रेगुलर जो सीड्स यूटिलाइज करने का जो सिस्टम है वही। अडॉप्ट इरीगेशन, इरीगेशन भी अडॉप्ट करता है। यूज़ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का भी यूटिलाइज करता है। एंड यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन मेजरमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी सीड्स हमारे इरीगेशन भी हो गया, फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहा है और क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड मेजरमेंट भी यूज़ कर रहा है, ओके। थर्ड वन इज़ फार्मर यूज़ क्वालिटी सीड्स, यानी कि सिर्फ सीड्स के अंदर हमारे हमने चेंज किया क्वालिटी सीड्स, इरीगेशन भी है, फर्टिलाइज़र भी और प्रोटेक्शन। यानी थर्ड पॉइंट के अंदर जो एक प्लांट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हमें बेटर वे में जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड में, ओके। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन which provide the best condition to get most benefit and a higher yield crop production, okay। For this farmer use quality seeds, और यही रीज़न होता है कि जो फार्मर होते हैं वो क्वालिटी सीड्स का यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर इरीगेशन का यूज करते हैं, जितना पॉसिबिलिटी हो उसी के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं होते इसमें, एज यूज ऑफ फर्टिलाइज़र इन प्रॉपर अमाउंट, ओके। और क्रॉप की प्रोडक्शन से रिलेटेड दिस इज़ द बिकॉज यूज ऑफ ओनली क्वालिटी सीड्स इज़ नॉट सफिशिएंट, कि केवल क्वालिटी सीड्स का यूटिलाइज करना सफिशिएंट नहीं है, उसमें हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रॉपर इरीगेशन, जितना मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे वही रहेगा, ओके। नेक्स्ट वन, वाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रेफर फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप, कि हमें
बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही क्यों यूज़ करना चाहिए क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। रीज़न क्या रहेगा कि बायोलॉजिकल जो कंट्रोल्स होते हैं ना वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, जिसमें हमारे जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ इन प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, मीन्स पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज फैलाने का काम करते हैं, मीन्स लेके आने का जो काम करते हैं वो पैथोजेंस है, ठीक है। टू रिमूव पैथोजेंस सम प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर यूज्ड। बायोलॉजिकल भी करते हैं हम और कुछ अलग मेथड भी हमारे होते हैं जिसमें केमिकल का यूटिलाइज भी किया जाता है। मिनिमाइज पॉल्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी, और क्या क्या करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन भी कम से कम हो, यानी हम केमिकल्स का यूटिलाइज कम करें या बिल्कुल जीरो। विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल क्वालिटी, ताकि सॉइल की क्वालिटी को कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सेकंड वन, इसका यूज़ करना सिंपल होता है, यानी हमें भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमिकली वो रहेगा। नेक्स्ट वन, सस्ते होते हैं। इकोनॉमिक की अगर बात करते हैं तो एज़ कंपेयर टू केमिकल्स ये थोड़े से लो कॉस्ट में रहेंगे हमारे। What factor may be responsible for the losses of grains during storage? स्टोरेज के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं जिससे ग्रेन के अंदर लॉस आता है हमारा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर लॉस रहेगा, तो सिर्फ स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एबायोटिक फैक्टर, यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जैसे नेचर से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे हमारे एबायोटिक। या तो हमारे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारा नुकसान हो जाएगा। और रीज़न क्या रहेगा कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने का मतलब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को, मीन्स रिप्रोडक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ठीक है। और जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ही वो ग्रेन लॉस ज़्यादा करेंगे। बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो इंसेक्ट, रोडेंट, जैसे मैंने अभी बताया ना ह्यूमिडिटी होने से इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने का मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये हमारे बायोटिक फैक्टर को भी इम्प्रूव करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड, टर्माइट्स, दीमक हो जाएगा, बैक्टीरियाज, ओके। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स, कौन सा मेथड यूज किया जाता है कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए। और हाउ इज़ क्रॉस ब्रीडिंग इज़ यूजफुल, क्रॉस ब्रीडिंग यूजफुल कैसे है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। टू इम्प्रूव द कैटल ब्रीड वी जनरली यूज़ द क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। जैसे अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स के हम यूज़ करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, ओके। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए क्रॉस इज़ मेड, दो के बीच में क्रॉस करवाया जाता है यहाँ पे, एक इंडिजिनस वैरायटी जैसे हमारे इंडिया की होगी और दूसरा रहेगा एक्जोटिक ब्रीड फॉरेन, ओके। तो क्रॉस ब्रीड विच इज़ हाई यील्डिंग, फ़ायदा क्या होगा, हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई यील्ड में हो जाएगी, यानी कि जिसका प्रोडक्शन जैसे मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ड्यूरिंग क्रॉस ब्रीडिंग द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक हमें उस एनिमल्स के अंदर चाहिए जैसे काऊ या बफेलो के अंदर, तो वो हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। शुड हैव अर्ली मेच्योरिटी एंड शुड बी रेजिस्टेंट ऑफ डिजीज़, और वो हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक जैसे यहाँ पे दे रखे हैं कि एक तो अर्ली मेच्योरिटी, यानी कि स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर, मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर मेच्योर आ जाए वो, और उसके बाद वो रेजिस्टेंट टू डिजीज़, उनमें बीमारियाँ कम आए, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करें। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है जो इम्प्रूव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन of the following statement. It is interesting to note that the poultry in India is the most efficient converter of low fiber food, मीन्स वो फूड जो ह्यूमन बीइंग के लिए अनफिट होता है, लो फाइबर फूड हो गया, ठीक है, इनटू हाईली न्यूट्रियस एनिमल प्रोटीन फूड, कि हमारे पास जो लो फाइबर फूड है ना उसको सबसे बेस्ट कन्वर्टर क्यों माना जाता है पोल्ट्री को, कि पोल्ट्री के अंदर ऐसा क्या है कि हमने लो फाइबर फूड को डालते हैं और बदले में हमें न्यूट्रियस एनिमल प्रोटीन फूड मिल जाता है, ओके। द पोल्ट्री बर्ड्स आर एफिशिएंट कन्वर्टर, जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं वो कन्वर्टर का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको खाने के अंदर अगर हम
इन फाइब्रस मटेरियल को भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती। पार्टिकुलरली चीपर फाइब्रस वेस्ट इनटू हाई क्वालिटी मीट, क्योंकि वो उनको खाना खाएंगे, ठीक है, और अपने अंदर मीट का प्रोडक्शन हाई करेंगे। या फिर प्रोवाइडिंग एग, अंडे के अंदर फेदर एंड न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर भी हमें मिलती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली सेट फॉर द पोल्ट्री बर्ड, यानी पोल्ट्री बर्ड को जो हमने खाना दिया है एज ए वेस्ट या फिर अनफिट फॉर ह्यूमन बींग, वो हमें बदले में किस में कन्वर्ट करके दिया है, एज ए यूजफुल प्रोडक्शन के अंदर। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ओके, कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो हमारे डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर यूटिलाइज की जा सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट, वेल डिज़ाइन एंड हाइजीन शेल्टर। शेल्टर रहेगा यहाँ पे, रहने का जो प्लेस रहेगा ना उसको बोलते हैं शेल्टर। तो जो उसके रहने का जो स्थान रहेगा वो वेल डिज़ाइन, यानी प्रॉपर डिज़ाइन के अंदर हो, जहाँ पे एयर का सर्कुलेशन बेटर वे में हो, धूप भी आए और ज़्यादा धूप का जो सिस्टम है गर्मी भी ना हो, यानी टेम्परेचर भी लो रहे। हाइजीनिक, सैनिटरी, ये दोनों वर्ड यहाँ पे साफ़ सफाई से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना हो, वहाँ पे साफ़ सफाई हो प्रॉपरली, और टाइम टू टाइम उस जगह पे स्प्रेइंग वगैरह की जाए। नेक्स्ट, प्रॉपर फूड इज़ रिक्वायर्ड, उनको जो हम फूड देते हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो, प्रॉपर उसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर हो, ओके। नेक्स्ट, कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, उनकी डिजीज़ से रिगार्डिंग जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो करें, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जो प्रॉब्लम्स रहती है उनसे उनको इम्प्रूव करें हम, ताकि टाइम टू टाइम उनको या तो कोई डोज दे दी जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, या फिर जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई फ्री इन्वायरमेंट हो। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयर एंड इन देयर मैनेजमेंट, कि ब्रॉयलर और लेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ब्रॉयलर और लेयर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा पोल्ट्री फार्मिंग से रहेगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर हमें एक तो मीट प्रोडक्शन मिलता है और दूसरा होता है एग प्रोडक्शन, ओके। द पोल्ट्री बर्ड गिविंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर, तो जो मीट का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम ब्रॉयलर बोलते हैं, और जो एग का प्रोडक्शन करते हैं, एग्स लेइंग बर्ड को कहते हैं लेयर, ओके। द राशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉयलर, जो खाना, राशन का मतलब यहाँ पे खाने से है, तो ब्रॉयलर को जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगा प्रोटीन रिच फूड विद सफिशिएंट फैट, प्रॉपर उसके अंदर फैट हो। द फूड शुड ऑल्सो हैव हाई विटामिन ए एंड के, विटामिन ए और के उसके अंदर प्रॉपरली अमाउंट के अंदर हो। लेयर्स रिक्वायर इनफ स्पेस एंड लाइटनिंग, यानी जो एग लेइंग जो बर्ड्स रहेंगे उनको इनफ स्पेस चाहिए और प्रॉपर लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाउ आर फिशेज ऑब्टेन, फ़िश कैसे ऑब्टेन की जाती है। तो अगर हम फ़िश की बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक तो कैप्चर फिशरीज रहेगा, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जैसे सी, पॉन्ड्स, ठीक है, रिवर्स के अंदर अगर बात करते हैं वहाँ से जो कैप्चरिंग की जाती है, मछली पकड़ने का जो काम किया जाता है वो कैप्चर फिशरीज रहेगा। इसके अलावा फ़िश फार्मिंग रहेगा अपने पर्सनल लेवल पे, यानी हमने अपनी पर्सनल जगह के ऊपर अगर कोई पॉन्ड्स को इस टाइप से वाटर को इकट्ठा किया, वो फ्रेश वाटर का भी हो सकता है, सेलिन वाटर का भी हो सकता है, ओके, वो होता है फ़िश फार्मिंग, यानी कि पर्सनल लेवल पे जो करते हो वो फ़िश फार्मिंग के अंदर। और जो अगर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कोई भी जाकर वहाँ से मछली को कैप्चर कर सकता है उसको बोलते हैं कैप्चर फार्मिंग। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट का मतलब मल्टी, यानी एक से ज़्यादा टाइप की अगर फिशेज़ का कल्चर करते हैं एक साथ उसको बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। कम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीसीज़, यानी कि 5 या 6 टाइप की जो स्पीसीज़ होती है, प्रजातियाँ होती हैं, उनको एक ही सिंगल जगह पे यानी कि सिंगल पॉन्ड के अंदर अगर हम उनसे प्रोडक्शन लेते हैं उसको बोलेंगे कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज़, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज़ किस बेस पे किया जाता है, उनका फूड हैबिट, ताकि वो आपस में खाने के लिए compete ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उनका, ठीक है। एज ए द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूटिलाइज्ड, ताकि जिस स्पीसीज़ का जो फूड रहेगा सिर्फ वही स्पीसीज़ उन फूड का प्रॉपर यूटिलाइज करे, तो उनके बीच में compete ना हो
और जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी प्रॉपरली वहाँ पे रहे। ओके, और इससे क्या रहेगा, इंक्रीज इन द फिश यील्ड, और हमारे पास जो फिश प्रोडक्शन रहेगा उसकी इम्प्रूवमेंट भी रहेगी। What are the desirable characteristic of varieties stable for honey production? मीन्स कौन कौन सी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक चाहिए हमें ताकि एक हनी प्रोडक्शन हमें प्रॉपरली मिल जाए। स्टूडेंट, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक रहेगी हमारी फर्स्ट वन, कैपेसिटी टू कलेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। हमारे पास कैपेसिटी कितनी है कि हम कितना हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड वन, शुड स्टे इन बीहाइव फॉर लॉन्गर टाइम, कि बीहाइव है हमारे पास जो छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, वो कितने लॉन्गर टाइम के लिए हमारे पास, ठीक है। शुड हैव गुड ब्रीडिंग कैपेसिटी, कि ब्रीडिंग यानी कि बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे हनी प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। फर्स्ट वन कलेक्शन, सेकंड लॉन्गर टाइम, और थर्ड वन इज ब्रीडिंग। व्हाट इज पैस्चरेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पॉस्चरेज क्या होता है और ये हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे है, क्या रहेगा इसमें, ठीक है। फ्लावर अवेलेबल फॉर नेक्टर, नेक्टर रहेगा यहाँ पे, स्वीट जूस को बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। तो फ्लावर अवेलेबल फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन, ठीक है, उनको बोलते हैं पॉस्चरेज, यानी जहाँ से उनको नेक्टर मिलता है और नेक्टर और पोलन, उसको बोलेंगे पॉस्चरेज। द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड ऑन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पॉस्चरेज और फ्लावर। एक तो पॉस्चरेज पे डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का पॉस्चरेज मिलता है, और उसी से ही हमारे हनी की क्वालिटी बनेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर हाई यील्ड, कि कोई भी एक मेथड बताएं जिसके अंदर हमें हाई यील्डिंग मिल सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रहेगा यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग इज ए मेथड यूज फॉर हाई यील्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस मेथड 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ एक ही फील्ड पे 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन सेम फील्ड, ठीक है। ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, एक रो के लिए हमारा अलग रहेगा और सेकंड रो के अंदर अलग टाइप की क्रॉप रहेगी, इस टाइप से। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन, मेज़ और फिंगर मिलेट, जिसको बाजरा बोलते हैं, एंड कापी लेबिया, इनको हम एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा द सेलेक्टेड क्रॉप शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हम पे कि जो क्रॉप हमने सेलेक्ट किया उनकी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की रहेगी वो डिफरेंट हो, ताकि हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज हो। तो एक टाइप का जो न्यूट्रिएंट है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज ना हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब हम क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं उस टाइम पे कोई स्पेशल पार्टिकुलर टाइप का जो न्यूट्रिएंट है वो कम ना हो जाए। ओके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड, इट ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेड। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हर एक जो डिजीज़ होती है वो पार्टिकुलर प्लांट्स के थ्रू होती है, प्लांट्स क्रॉप के थ्रू, बट अगर हमारी क्रॉप ही अलग अलग रहेगी तो उसके अंदर जो डिजीज़ का जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ओके, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यूज्ड इन फील्ड, कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूटिलाइज क्यों किया जाता है। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों न्यूट्रिएंट से रहेगा हमारा। मैन्योर हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से तैयार किया जाता है और फर्टिलाइज़र रहेगा हमारा केमिकल मेथड से, ठीक है। द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल आर फुलफिल्ड बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सप्लाई। जितने भी न्यूट्रिएंट्स की हम रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्लांट्स को वो कंप्लीट कैसे होती है, मैन्योर और फर्टिलाइजर से। देयरफॉर दे हेल्प इन गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। क्या फ़ायदा रहेगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि प्लांट्स जो ग्रो करने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट दैट राइज इन हाई क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या रहेगा कि एक ही टाइप की क्रॉप का अगेन एंड अगेन यूटिलाइज ना करके हर बार मतलब 3 और 4 टाइम्स अगर हम अलग अलग क्रॉप का यूटिलाइज करते हैं
तो जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर था ना, इंटरक्रॉपिंग के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग क्रॉप को। तो इसमें फ़ायदा क्या रहेगा कि एक ही टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम नहीं होगी, यानी हर बार हम अलग अलग क्रॉप का रोटेशन करेंगे तो हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप की होती है, तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रीगेन भी होते रहेंगे साथ में, और एक न्यूट्रिएंट्स जो लो लेवल पे नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी को ये मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट, टाइम और लेबर की सेविंग रहेगी कि हर बार हमें सेम लेबर और सेम टाइम उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहती। प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसे कि वही जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीट वे में हमें हर बार प्लांट्स को मिलते रहेंगे। बोथ क्रॉप कैन बी इजीली हार्वेस्टेड एंड थ्रेस्ड। हार्वेस्ट यानी कि कटाई भी आप कर सकते हो और थ्रेसिंग अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैच्योरिटी टाइम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्रॉप रोटेशन का फ़ायदा क्या रहेगा, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी कंप्लीट जो टाइम मिलेगा उसके अंदर वापस कंप्लीट बनती रहे। इसके अलावा रिड्यूस पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिजीज़, जो भी हमारे पेस्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। विड कंट्रोल के अंदर हेल्प रहेगी। और डिप्लेशन ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि डिप्लेशन यानी कि कम हो जाना, तो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो नहीं आएगी हमारी सॉइल के अंदर। सबसे मेन इफेक्ट रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन मीन्स चेंज। हाउ इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ये यूटिलाइजेबल कैसे है। सो स्टूडेंट, आंसर इज ट्रांसफरिंग डिजायर्ड जीन, यानी जो हमारे डिजायरेबल जो जीन्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है हमें नेक्स्ट टाइम उस जीन्स के अंदर वो चीज़ मिलेगी। फ़ायदा क्या रहेगा, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन फॉडर क्रॉप, हाई यील्डिंग यानी कि प्रोडक्शन रेट हाई हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या क्या मिल सकता है हमें, बेटर अडेप्टिबिलिटी ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो एडवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कि जितनी बारिश की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती, जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना नहीं मिल पाता, तो उन कंडीशन के अंदर भी ये अपने आप को प्रोड्यूस करेगा एज ए हायर यील्ड। ठीक है, मैच्योरेशन पीरियड इज शॉर्टर, मैच्योरिटी पीरियड को शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्वालिटी। ओके, लास्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। स्टोरेज के अंदर ग्रेन लॉस कैसे होता है, कि स्टोरेज टाइम पीरियड के अंदर ग्रेन के अंदर लॉसेज कैसे आएंगे। द मेन रीजन फॉर द लॉसेज ऑफ स्टोरेज ग्रेन इज एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर रहेंगे हमारे। पहले एबायोटिक फैक्टर क्या रहेंगे, मॉइस्चर और टेम्परेचर, क्योंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो क्रॉप रहेगी या फिर ग्रेन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बायोटिक के अंदर रहेंगे इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये भी उनको ख़त्म कर देते हैं। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर, कि जो गुड एनिमल हस्बेंड्री जो प्रैक्टिसेस होती है वो कैसे फार्मर को बेनिफिट देती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, बेनिफिट ऑफ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस क्या करेंगे, इट प्रोवाइड इम्प्रूव ब्रीड। एक तो जो ब्रीड है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती रहेगी, हर बार आपको कुछ नई करेक्टरिस्टिक मिलेगी हमें। ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग एंड मीट, तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जो एनिमल से वो कंप्लीट हायर यील्ड रहेगा। प्रॉपर शेल्टर, ठीक है, फीडिंग केयर, यानी फार्मिंग प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट वे यही रहेगा कि हम उनको प्रॉपर शेल्टर दें, उनका खाना ज़्यादा बेटर हो, केयर की जाए उनकी, यानी कि सैनिटेशन वगैरह की प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, डिजीज़ से उनको बचाएं। इसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करके हम। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। यहाँ पे कैटल फार्मिंग के मीन्स पालतू पशुओं से रिलेटेड रहेगा ये। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग के अंदर क्या क्या मिल सकता है हमें, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं हम, मीट प्रोडक्शन, फाइबर और स्किन के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा
ड्रॉट यानी कि एज ए लेबरर पर्पज़ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं एनिमल्स का, ठीक है। तो मिल्क, मीट, फाइबर, स्किन और लेबर। फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी और बी कीपिंग, कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स कॉमन रहेंगे पोल्ट्री, फिशरी और बी के अंदर, यानी मुर्गा फार्म, फिशरी मछली फार्म और मधुमक्खी फार्म के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉमन प्रैक्टिस। अगर हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग पर्पज़ है, सिस्टम रहेगा, तो हमारे पास नए से नए पार्ट यानी कि हर बार ब्रीडिंग भी सुधरती जाएगी उसकी। इसके अलावा हायर यील्ड प्रोडक्शन रहेगा, जिस भी चीज़ के लिए हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, कैप्चर फिशिंग जो हमने लास्ट स्टडी किया है, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम फिशिंग से, यानी कि कैप्चर से। फिश आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम कहीं से भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर एट्सेट्रा। लोकेशन फिश इज इजी एंड कैन बी कैप्चर्ड बाय यूजिंग फिशिंग नेट। एक तो इनका लोकेशन फिश हमारा फाइनल होता है भी कहाँ से हमें इसको कैप्चर करना है, वहाँ पे हम फिशिंग नेट का यूटिलाइज करके इनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा मैरीकल्चर। मेथड ऑफ मरीन फिश कल्चर इज कॉल्ड मैरीकल्चर, यानी कि जो मरीन फिश होते हैं जो ओपन सी के अंदर किया जाता है, सॉल्टी वाटर के अंदर, उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। फिश कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट से या तो लोकेट करेंगे या फिर इको साउंडर, यानी कि मल्टीपल जो साउंड क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं इको। दीज कैन बी कॉट बाय मेकिंग काइंड ऑफ फिशिंग नेट यूजिंग फिशिंग बोट। फिशिंग बोट का हेल्प करके, फिशिंग नेट का यूटिलाइज करके हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। Last one is aquaculture. Production of fish from fresh water and brackish water resources. brackish water के अंदर हमारे दोनों रहेंगे, ठीक है, फ्रेश और सॉल्टी, वहाँ से और फ्रेश वाटर से जो प्रोडक्शन वो एक्वाकल्चर। कैन बी लोकेटेड इजीली एंड कोज यूजिंग फिशिंग नेट, मीन्स फिशिंग नेट का यूटिलाइज हम हर एक फिशिंग प्रोडक्शन के अंदर करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ improvement in food resources. Okay student, have a nice day and thank you.